हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गया हूँ और आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेकर। माई सेल्फ एस जी वाजपेयी, मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनलाइन टीचर हूँ और आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ, है ना। तो आज थोड़ा इंग्लिश पे डिस्कशन करेंगे। अभी तक तो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था, लेकिन अब आप देखेंगे कि मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाता हुआ मिलूंगा, तो मेरे वीडियो को जरूर देखिए और समझिए। और मेरा जो वीडियो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसको बेसिक से समझेंगे तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। और देखिए, मैं आज आपको बताता हूं टेंस और ट्रांसलेशन। इसको लेकर बच्चों में बहुत बड़ा भ्रम है। बच्चे टेंस का नाम सुनते ही उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे भूत लगा दिया गया है ना। तो फिलहाल इसमें भूत काल होता है हिंदी मीडियम में, लेकिन वो वाला भूत मत समझिए कि आपको कोई पीछे लग गया है ना, वैसा कोई भूत यहाँ पे नहीं होता है। तो रोना धोना बिल्कुल बंद करिए और मैं आपको टेंस का जो भूत है वो धीमे धीमे खत्म कर दूंगा। इसमें एक सीरीज चलेगी जिसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की, है ना। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा लेवल क्या होने वाला है इंग्लिश के अंदर, पहले समझिएगा। जीरो लेवल से ही मैं शुरू करूंगा इस चैप्टर को। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। और मैं बाई लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको किसी प्रकार का इशू नहीं आने वाला ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो कुछ भी हो, अगर डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हमें समझनी है टेंस। टेंस की बात करें तो टेंस का मतलब है टाइम। अब टाइम कैसा होता है? देखिए, टाइम के थ्री फेजेस हो सकते हैं। मेरा जो टाइम है ना, देखिए टेंस को हिंदी मीडियम में कहा जाता है काल। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, ध्यान समझिएगा, इसलिए किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगी। ठीक है, और इसको बार बार देखिएगा। जितने के टेंस भी एक तरीके से एक मैथ की तरह होता है। अगर आपकी मैथ अच्छी करनी है तो क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस। उस तरह से अगर आपको टेंसेस अच्छे से सीखने हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप इसमें अच्छे हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज होती है टेंस। टेंस मतलब है काल। काल मतलब समझते हैं? टाइम। टाइम भी तीन तरह का हो सकता है। अब एक टाइम जो है जो जा चुका है आपका कहीं ना कहीं, एक टाइम ऐसा होगा जो आपका कहीं ना कहीं जा चुका होगा, है ना। एक टाइम ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपका जा चुका होगा। और दूसरे तरह का टाइम कैसा होता है? जो चल रहा होगा आपका, समझिए। एक होगा जो आपका जा चुका होगा, समझिए, और एक कैसा होगा जो आपका चल रहा होगा, और एक कैसा होगा आने वाला, है ना। जैसे मैं कहूं कि आप जितने बच्चे मेरी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ये बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट सिस्टम में है, ये सिस्टम में है। और थोड़ी देर पहले अपने घर से आए हैं आप लोग, है ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट सिस्टम में थे। और कल आप जब अपने स्कूल जाएंगे, क्योंकि जाएंगे अभी गए नहीं, तो वो किस सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा? फ्यूचर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी को मानकर आप इसको ऐसे मानिए कि जो आपका टेंस है ये फादर है। क्या है? फादर है ना। क्या है? फादर है। और इसके तीन चाइल्ड है। कितने चाइल्ड है? हैव अ थ्री चाइल्ड। कितने चाइल्ड रखता है ये टेंस? तीन चाइल्ड रखता है। इसको समझिए। थ्री चाइल्ड जो है हमारे, देखिए कि जो हमारे तीनों चाइल्ड हैं वो कौन कौन से हैं, पहले समझते हैं। तो पहला जो इसका चाइल्ड है वो है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। और दूसरा चाइल्ड का क्या नाम है? पास्ट। और तीसरे चाइल्ड का क्या नाम है? फ्यूचर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरे चाइल्ड का क्या नाम है? फ्यूचर। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में समझने के बाद, पहले हमने बताया टेंस। टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? काल बोलते हैं। और टेंस को अगर फादर मान ले तो इसके तीन बेटे हैं। एक प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद पास्ट होगा और फिर फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनकी फैमिली की भी अगर हम बात करें तो इनकी फैमिली में भी कुछ सदस्य आपको मिलेंगे। 1 2 3 4। बता सकते हैं वो कौन कौन से सदस्य होते हैं इनकी फैमिली के? वो नहीं होते, गलत, आप समझ ही नहीं पाए। पहले चार्ट समझिए। पहले कौन सा होगा? देखिए, मैं इसको पहले साफ कर देता हूं। देखिए, प्रेजेंट जो टेंस है इसके भी आपके कितने पार्ट बनते हैं? 4 पार्ट वाले बनते हैं। समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी मीडियम में इसको सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं ग्रामर आपको बिल्कुल इतना हलवा बना दूंगा आपके लिए कि आप भी क्या कहोगे कि ग्रामर कैसे इतनी इजी हो सकती है ना। इसको समझिए, बस कंटिन्यूअस देखिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, रिवाइज खूब करिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता चलूंगा, आपको रिवीजन खूब पढ़ना है। ठीक है,
तो प्रेजेंट का जो पहला बेटा है, मतलब देखो टेंस फादर है, सबसे बड़ा फादर है, दादाजी है, और दादा के बाद जो उनके चाइल्ड आ रहे हैं उसमें प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? आज के वीडियो का जो टॉपिक होगा वो भी, उसका जो नाम होगा वो भी होगा टेंस फैमिली। क्या होगा? टेंस फैमिली। मैं आपके सामने टेंस फैमिली को ला रहा हूं। टेंस फैमिली की प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़नी है। क्या करनी है? टेंस फैमिली के बारे में हमें अच्छे से जानना है। अगर आप टेंस फैमिली के बारे में जान गए तो फिर आप कुछ भी बता दोगे, ये उनकी मौसी का लड़का था, ये उनके चाचा का लड़का था, सब आपको नॉलेज हो जाएगी। तो पहला टेंस हुआ, टेंस के 3 बच्चे, फिर जो तीनों बच्चे हैं उनके, उसमें जो पहला बच्चा है कौन सा? प्रेजेंट। प्रेजेंट का पहला बच्चा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस बात को समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, जो दूसरा बच्चा है कौन सा होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फिर कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट होगा। फिर कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान काल, या इसको एक वर्ड इंग्लिश में और नॉर्मल नाम दे दिया जाता है आजकल, इसको बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल प्रेजेंट। अब पहले समझिए क्या चीज है, इसको समझिए। देखिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद अगर हम पास्ट में भी जाएंगे तो क्या चेंज होगा पता है? ये पास्ट सिर्फ यहां पे आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मतलब इसके भी 4 बच्चे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितने हो गए टोटल चाइल्ड? इसके भी 4 हैं तो इसके भी 4 हैं। बस जानते हो क्या? सरनेम बदल रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? सरनेम समझते हो ना भाई? दादा के नाम के आगे उनके बच्चों का नाम लगा, ये टेंस के पुत्र हैं, और ये उनके पुत्र के पुत्र हैं, तो इनका सरनेम क्या था? प्रेजेंट खानदान है ये। तो ये कौन सा खानदान है? पास्ट खानदान है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कितने हो गए इधर? 4 4 8 हो गए। बहुत बच्चे पैदा करते हैं ये लोग, है ना, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। समझ के चलो इनके बारे में, ठीक है। आप लोग फिलहाल ऐसा मत करना, ठीक है ना, समझ के करना आगे चल के। फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए फ्यूचर में भी 4 बच्चे होंगे। फ्यूचर के भी कितने होंगे? 4। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब 4 तो भाई इसके भी हो गए। तो कितने लोग की फैमिली हो गई है? 12 लोग की फैमिली हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर ये 12 लोग की फैमिली को हम लोग को पढ़ना है, कितने लोगों की फैमिली को पढ़ना है? सबके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। मतलब देखो इसके बारे में पढ़ना है, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, फिर इसी तरीके से पास्ट में आ जाएंगे सब, फिर इसी तरीके से फ्यूचर में भी सब आ जाएंगे। आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये मैं आपको चार्ट पहली बार बता रहा हूं, इस चार्ट को समझ लीजिए। अब हम इसमें जो शुरुआत करेंगे वो इनडेफिनिट फैमिली से पहले करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और हम लोग पढ़ेंगे कैसे? जैसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा समझ लेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट को पूरा समझ लेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट को पूरा समझ लेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? आप जिससे क्या कर पाओगे? डिफरेंस कर पाओगे कि डिफरेंस क्या है रियल में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब चलते हैं। अब मैं तुरंत, ये सब कुछ तो एक साथ होगा नहीं, धीमे धीमे आएगा, है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझो, इनके तो 4 बेटे, इनके भी 4 बेटे, इनके भी 4 बेटे, ठीक है। अब इसके भी पर्सनल 4 बेटे होते हैं। हाँ यही आपको मैं क्लियर करूंगा। रुक जाइए। वो सबके भी पास 4 4 हैं। इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, सबके पास 4 4 है। सोचो, है ना। तो बहुत बड़ी फैमिली होने वाली है, परेशान नहीं होने का। लेकिन आपको मैं एक एक करके सब समझा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं। आज सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। फिर स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो आएंगे, आप उनको देखते जाइएगा और इनको रिवाइज करते रहिए। और ग्रामर जो होती है ना, उसके रूल कभी बदलते नहीं है। एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, है ना। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। और नोट्स जरूर बनाइएगा, मेरे साथ लिखते चलिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। इसको समझिए।
देखिए, तो टॉपिक क्या था मेरा? टेंस। अब सबसे पहली चीज क्या है, हम लोग कुछ बातों को समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। जैसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि जो ट्रांसलेशन करने का रूल होगा, जो यूनिवर्सल लॉ है, वो क्या है। जैसे होता है ना हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, है ना। तो उसी तरीके से सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि ट्रांसलेशन करने का यूनिवर्सल लॉ क्या है। मैं आपको बताता हूं यूनिवर्सल लॉ क्या है। लॉ है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, ये बात, बस इतने ध्यान रखना है। कोई भी टेंस का ट्रांसलेशन आपको करना है, मैक्सिमम टेंसेस का जो ट्रांसलेशन का जो एक ऑर्डर बनता है, एक पैटर्न बनता है, यानी आपका जो शरीर है उसके अंदर एक बोन है ना, उसी पर तो ये पूरी बॉडी बनी है। तो जो बोन है वो सिस्टम ये है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ट्रांसलेशन करने का, टेंस को अधिक अच्छे से समझने का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अभी मैं इसको बताऊंगा ये है क्या, है ना, घबराइएगा नहीं, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा पूरा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर क्या लिखना है? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन द एंड। ये बात आपको समझ में आ गई? इसका ट्रांसलेशन एंड हो जाता है, इतना खाली आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक सेंटेंस करता हूं, ठीक है, देखिए समझिए। जैसे मैंने लिया राम पढ़ता है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि होता क्या है कि ज्यादातर ग्रामीण लोग इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ रहे होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो और अच्छे से कवर नहीं कर पाते। तो मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। अब एक चीज बताइए, अगर मैं इसमें राम को हटा दूं तो कौन पढ़ रहा है? कोई बता सकता है कौन पढ़ता है? बताइए, क्या आपको पता है कौन पढ़ता है? बताइए कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? वह कहां? क्या तो लिखा ही नहीं। इसको खाली पढ़ के क्या बता सकते हो कि कौन पढ़ता है? नहीं बता सकते। तो जिस पर पूरा सेंटेंस, ये जो पूरा वर्ड लिखा है इसको बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। और इसको हिंदी मीडियम में वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। इसको हिंदी मीडियम में हम लोग वाक्य, और इंग्लिश मीडियम को इंग्लिश मीडियम में इसी चीज को हम लोग सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंसेस के टाइप भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपको हर चीज बताने वाले हैं, परेशान नहीं होने का। सेंटेंस में भी कितनी तरह के सेंटेंस हो जाएंगे? अफर्मेटिव, इंट्रागेटिव, निगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ये 4 तरह के सेंटेंस आपके बनते हैं। मतलब उसी सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव कहेंगे। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव बात कही जा रही होगी उसके अंदर। उसी बात को अगर काटा जा रहा होगा तो क्या कहा जाएगा? नेगेटिव, मतलब ना, उसमें मना किया जाएगा उस बात को, ठीक है। और अगर उसी सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया तो उसमें अफर्मेटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, इंट्रोगेटिव भी आएगा, एक्सक्लेमेटरी भी आएगा। ये बात पहले आपको समझ लेनी। एक्सक्लेमेटरी मतलब कुछ ऐसे वाक्य होते हैं ना, जैसे आपको सुना पड़ा, आप बड़े खुश हो गए, मैं तो मामा बन गया, अरे बहुत हैप्पी, खुश, बिल्कुल, है ना, आहा मामा बन गया। तो वो जो वर्ड आप बोलते हैं ना, आहा, जो बिल्कुल एंजॉय करते हुए बोलते हैं, दुखे भी हो सकता है, अरे मर गया तो बड़े दुखी हो गए आप अंदर से। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये एक्सक्लेमेटरी के अंदर आ जाते हैं। खुशी, प्रसन्नता, उल्लास, ये एक्सक्लेमेटरी में आती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी मैं आपको सब चीज बताऊंगा। हिंदी मीडियम में इसको विस्मयादिबोधक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विस्मयादिबोधक। वर्ड को समझिए, हर आदमी वर्ड भी नहीं बोल पाएगा। विस्मयादिबोधक का मतलब है कि अचानक से कोई चीज आपके सामने रेंडमली घट गई, अचानक से, और उससे आपके ऊपर असर पड़ा। आप दुखी भी हो सकते हैं, सुखी भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं उस केस में। रेंडमली कंडीशन होती है वो, ठीक है। अब मैं आपको आगे बात को समझाता हूं, समझिए। तो राम पढ़ता है, राम जो पढ़ता है, ठीक है, राम तो पढ़ता है, राम अच्छा बच्चा है इसका मतलब। तो राम अगर पढ़ता है तो राम इसमें क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी मीडियम में क्या पढ़ा जाता है? क्या कहा जाता है? नहीं आता आप लोगों को? कर्ता। ये कर्ता है। पढ़ता कौन है? राम। तो राम हिंदी मीडियम में क्या बन जाएगा? कर्ता। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। अच्छा, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना। तो पढ़ रहा नहीं है, वो तो सेंटेंस बदल जाएगा, पढ़ता है ना। तो जो पढ़ता है ये क्या है? वर्ब। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट ले आता हूं।
राम पढ़ता है क्या? राम किताब पढ़ता है, ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो पढ़ता है वो क्या है? वर्ब। अभी मैं इन सब चीजों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अलग से वर्ब। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल बातें आपको, चूंकि 10th स्टैंडर्ड से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड से ही इसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बाकी चीजों को अभी इग्नोर मारेंगे। चलिए, किताब क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। और फिर ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन खत्म। तो ये जो कर्म है, किताब जो है ऑब्जेक्ट है हमारा, और पढ़ता जो है ये वर्ब है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये क्यों बता दिया? आपको टेंस करते वक्त दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं सीधे सिस्टम के ऊपर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको भी रफ कर देते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। टेंस का रूल क्या हमने पढ़ा? सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी की राम कहानी आगे लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए रूल लगाते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं इसको? सामान्य वर्तमान काल। और क्या बोलते हैं इसको? सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल। ये बात आपको समझ में आ गई? अब सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसकी पहचान। जैसे आपके घर में आपके चाचा आते हैं या मामा आते हैं, तो आप कैसे पहचानते हो कि कौन आया हमारे घर में? कौन आया हमारे घर में, कैसे पहचानते हो? बताओ, कोई बताएगा? सब्जेक्ट लगा होता है। यस, मामा है ना, सब्जेक्ट लगा होता है। यस, वेरी गुड, काफी अच्छा आंसर दिया आपने इंग्लिश के हिसाब से। सब्जेक्ट लगा होता है। देखो, मामा के मम्मी के रिलेशन से आए तो मामा लोग होंगे, या नाना लोग होंगे, या मौसी होंगी, है ना। और अगर चाचा के रिलेशन से आ गए, पापा के रिलेशन से आ गए कोई, चाचा बुआ दादी, है ना, यही लोग होते हैं। तो कहने का मतलब है ना कि वो वहां से वो चीज कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिवाइड हो जाती है ना, खानदान की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैं आपको दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए। तो पहचान लगाइए। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पहचान। तो पहचान क्या है ना? क्या लिखेंगे? जब, हमारे साथ लिखिए, जब किसी वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो मैं वाक्य हिंदी में लिख रहा हूं। जब किसी वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है और ते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? हिंदी मीडियम में कैसे पहचानोगे आप? जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है ना, है ना, ये अंत में मिलता है ना। तो वे वाक्य या सेंटेंसेस, वाक्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस। किसके होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, बात में समझ में आ गई? बात अच्छे से क्लियर है या भूल जाओगे? भूलने का तो वैसे कोई इश्यू है ही नहीं, आपको आराम से याद रहेगा, है ना। चलते हैं, ये बात आ गई समझ में? एक एग्जाम्पल बताओ जरा। रोहन घर जाता है। देखिए, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया इन्होंने दिया है। रोहन घर जाता है। अभी हम लोग इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज को, ठीक है। रोहन घर जाता है। और कोई एग्जाम्पल देगा?
हम स्कूल जाते हैं, बहुत बढ़िया, हम स्कूल जाते हैं। तितली उड़ती है, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे, उसके ऊपर भीड़ में हम लोग को नहीं इकट्ठा करना, हम लोग को जर्नल वे में समझना है, ठीक है। अब देखिए दो सेंटेंस आए, कैसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? ये देखिए यहाँ पे ता वर्ड आया है और ये देखिए यहाँ पे ते वर्ड आया है, इससे आप इसको कैच कर सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, उसके अंतर्गत ये आ रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है? कोई दर्द किसी प्रकार का आपके सीने में हो रहा हो तो बताएं, चेकअप जरूर करा लें, है ना। आगे चलते हैं, देखिए अब मैं आपको इसके रूल बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? रूल, कि हम लोग इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने का रूल मैंने आपको बता दिया है, सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेना है और ऑब्जेक्ट लेना है। लेकिन इसका रूल क्या है? देखिए मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है ए कैटेगरी और एक है बी कैटेगरी। दो कैटेगरी के हिसाब से इसको हम लोग लेके चलेंगे और इजीली इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। समझिए पहले, तो पहले रूल नंबर फर्स्ट लगाइए। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? पहली बात आप पकड़िए ही, फिर क्या लिखा मिल जाए? सी, फिर मिल जाए इट, फिर क्या मिल जाए? सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगल नहीं, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है कोई जो एक व्यक्ति, पर्सनल एक व्यक्ति हो, उसके अलावा इंडिविजुअल दूसरा ना हो, जैसे मोदी जी, सिंगुलर, है ना। अब मान लो कोई टीम खेल रही है तो प्लूरल हो गई, है ना। लेकिन अगर कोई सिंगल व्यक्ति है वहां पर तो उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर, सिंगुलर, तो ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सब सब्जेक्ट ही है। ही मतलब वह, ये किसके लिए आता है? पुरुष के लिए आता है, मेल कैरेक्टर के लिए आता है। फीमेल के लिए शी आता है, मतलब भी वह है। इट वस्तुओं के लिए आ जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कोई सिंगुलर पर्सन। जैसे अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, राम स्कूल जाता है, तो राम उसमें क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम उसमें क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल है। लेकिन हम स्कूल जाते हैं तो हम का मतलब दो चार लोग हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। तो उस केस में हम लोग उसको प्लूरल की तरह डिफाइन कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, देखिए ध्यान रखिएगा, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ध्यान से समझिए, के साथ यस, यस और ईएस लगाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है? यस और ईएस लगाते हैं। पहला रूल तो ये हो गया, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? यस और ईएस लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना है, ध्यान से, है ना, एस और ईएस लगाना है। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, बहुत मेहनत करते हैं, इस बार आपको बहुत धमाके से नंबर लाने हैं, ठीक है। ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस। मैं आपको रटा दूंगा, मैं बिल्कुल आपको रटा के छोड़ूंगा इस बार ग्रामर, ठीक है। मैंने, हाँ समझना तो है, लेकिन समझ के अगर रटा नहीं होगा तो बेटा वो भी गड़बड़ है। दो चीजें, पहले समझो फिर रट लो, क्योंकि पेपर में याद नहीं आया ना तो साइड से पसीना आता है बेटा, इस बात को समझो। हाँ मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, बाद में चिल्लाते हो अरे मेरा तो ग्रामर नहीं बना। कैसे नहीं बना? ढंग से पढ़ो, सब बनेगा। ध्यान से देखो, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अब देखो इसके अलावा क्या होगा, रूल नंबर 2। अभी ये हम लोग जो रूल पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं को निगेटिव में, इंट्रागेटिव में कन्वर्ट भी कर लेंगे बाद में। ये रूल बाद में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, ये दो ही रूल हैं लेकिन ये कन्वर्ट भी हो जाते हैं बाद में। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी आपको बताएंगे कैसे। आगे क्या होगा? आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म एवं फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन क्या काम नहीं करते? लेकिन एस और ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, एस और ईएस नहीं लगाते हैं।
चलिए फिर प्रैक्टिस करें अफर्मेटिव की हम लोग, है ना। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो पहला रूल क्या मैंने बढ़ाया, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगेगा, कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। और रूल नंबर 2 में क्या होना है, आई यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, लेकिन यस और यस नहीं लगता वर्ब के साथ। बस यहीं पे कंफ्यूजन होती है और बच्चे इसमें गलती करके चले आते हैं। तो चलिए इन रूल को थोड़ा शॉर्ट दिमाग में तो बैठ ही गए होंगे, ट्रांसलेट किया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक तरफ कुछ टेंस लिख लेते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस कर डालते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा सेंटेंस बढ़िया बढ़िया जो आपकी बुक्स में हो, कॉपी में हो, वो बताइएगा, ठीक है। चलिए रूल आ गए, पहचान आ गए, चाचा मामा को पहचान लोगे आराम से, है ना, कोई वैसी दिक्कत तो है नहीं, आराम से पहचान लोगे, है ना। हमने बता ही दिया मामा को कैसे पहचानना है, चाचा को कैसे पहचानना है। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सिंपल देखो, पहले हम लोग सिंपल करेंगे और आखिरी में जब ये टेंसेस पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग स्टोरीज को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, स्टोरीज फॉर्म में उसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जिससे हम लोग की वोकैब भी मजबूत हो जाएगी, प्लस इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं, चलिए देखो आप नहीं आओगे, परेशान ना हो, वो कुछ नहीं आएगा उसमें। चलिए पहला क्या था, हाँ बोलो, यही बोले गए थे शुरुआत से, जितने थे सारे टेंस जितने ट्रांसलेट किए गए थे, देखो एक तरफ जितने हैं, यही था, ठीक है, यही था कृष्ण, हाँ ठीक है, हम बोल रहे जल्दी, पहले लिख लेते फिर बना लेंगे ना। वह प्रतिदिन एक पत्र लिखता है। देखो बनाएंगे बाद में, पहले रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग कौन सेंटेंस ले रहे हैं, अफर्मेटिव ले रहे हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, है ना। इनमें किसी बात को कट नहीं किया जा रहा है, ना तो ना नहीं है और ना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब है जो जर्नल में बात घट रही है उसमें किसी प्रकार का चेंज ना किया जाए, उसे ही अफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। एज इट इज। दूसरा सेंटेंस क्या है, बहुत अच्छा सेंटेंस, हम क्रिकेट तो बहुत फेमस है, लोग आईपीएल देख रहे हैं आजकल, है ना। हम क्रिकेट खेलते हैं, है ना, खेलते हैं। चलिए वह अपना खेत जोतता है, ठीक है। और राम प्रतिदिन अपनी पुस्तक पढ़ता है। हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है। किसान खेत जोतते हैं, ठीक है। आगे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। पहले 8 कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में फिर जो है वो बाद में करेंगे। देखो सबसे पहला वाला हम लोग बनाएंगे, तो मैंने रूल देखो अभी पढ़ाए थे, इनको शॉर्ट में लिख लेते हैं। क्या थे रूल, ही शी, रूल सबसे नीचे लिख लेते हैं, है ना। चलो ऊपर ही लिख लेते हैं, इधर इसको साइड कर लेते हैं। रूल क्या था, फर्स्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हुआ तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, एंड यस और ईएस भी आएगा। यही तो रूल अभी पढ़ाया था शॉर्ट में, आपको मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लिया है,
आप भी अपने घर में लिखते रहिएगा बार बार कहीं पर भी, है ना। पड़ोसी की दीवार पे मत लिखिएगा बस, नहीं वो गुस्सा आ सकता है आपके ऊपर। अरे उससे कोई मतलब नहीं, रूल तो लिख ही चुके हैं। देखो अब दूसरा रूल क्या था, आई यू यू वी दे, है ना। और क्या था, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या करना है हम लोग को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लेनी है, लेकिन एस और यस नॉट ये नहीं लगाना, बस ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए पहला बनाते हैं ही। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहले ढूंढिए, ही। अब वह प्रतिदिन एक पत्र लिखता है, देखो अगर लिखती होता तो ये शी हो जाता, तो लिखता है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही। अच्छा ही के बाद अब क्या ढूंढना है हम लोग को, अच्छा ये इसमें आया है कि इसमें आया, किस रूल में आ रहा है, इस रूल में आ रहा है, ठीक है ना। तो ही, इसके बाद देखो क्या ढूंढना होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब क्या है, लिखता, लिखता है नहीं, हाई लिखता है से मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिखता जो है तो ही। अब इसमें फॉर्म याद करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, फॉर्म, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, लिखता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोट, रोट कहेंगे, राइट, WRITE, राइट हो गया। अच्छा इसमें एस लगाएंगे या ES लगाएंगे, एस या ES, एस, ही राइट्स। अब देखिए मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं, कहां पे यस लगना है कहां पे ES लगना है, इसको थोड़ा आपको मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं, समझो। अगर यहाँ पहले ही ई मिल जाता है तो फिर खाली एस लगाओगे, समझ गए बात को। देखो राइट में पहले ही ई मिल गया ना आपको, तो फिर ES थोड़ी जोड़ोगे आप अलग से, नहीं समझे। खाना खा चुके हो बारात में जाके तो फिर मतलब एक खाली और खाओगे, तो फिर वो पेट में नहीं जाएगा बेटा, वो फिर कहीं और ही जाएगा, समझ गए ना। तो ऐसे नहीं होता, खाना खा चुके मतलब पेट भर चुका, है ना। तो मतलब ई अगर पहले मिल गया तो फिर खाली ऐसे ही लगना, ई नहीं होगा तो क्या लगाओगे, यस, समझ गए ना डिफरेंस, ये है मतलब। तो ही राइट्स, वर्ड को समझिए, ही राइट्स। अब क्या लिख रहा है, देखो वर्ब, देखो सब्जेक्ट पूरा हो गया, वर्ब पूरा हो गया, अब क्या पूरा करना है, देखो इसमें ये तो सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। और एक पत्र, a letter, he writes a letter, he writes a letter। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो पढ़ाया है ऑर्डर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ाया। इजी जी समझिए, बिल्कुल इजी वे में समझिए, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, ठीक है। ही, कोई ट्रेन नहीं छूट रही, कोई बस नहीं छूट रही। ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए अब जो बचा हुआ है वो लास्ट में ले लेंगे, बचा क्या है इसके अंदर, प्रतिदिन। प्रतिदिन को क्या लिखते हैं, एवरीडे या फिर डेली, एवरीडे भी है और डेली वर्ड भी है, जो चाहे आप लगा लें। मैं एवरीडे लगा देता हूं, एवरी डे, जो चाहो लगा लो, आपके पास वर्ड वोकैब मजबूत है तो आपको ट्रांसलेशन में कोई डिफीट नहीं करता। ही राइट्स अ लेटर एवरीडे, आपका ट्रांसलेशन हो गया। देखिए कितना इजी वे में मैंने इसको बना दिया। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, ये सब्जेक्ट। वर्ब क्या होगा, और ऑब्जेक्ट ये। पहले तो ऐसे लिख लो, सबसे पहले जब भी कोई टेंस मिले, करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस ऑर्डर में आप लिखना सीखो। अगर आपने ऐसे सीख लिया तो ट्रांसलेशन आपकी जेब में पड़ा होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, और जैसे चाहो वैसे खर्चा कर लो उसको। खर्चा करने का मतलब है आप बना लोगे। अब देखिए हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, वी पहले हुआ, वी। अब खेलते आ रहा है, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, तो पहले तो हम प्ले लिख लेते हैं। अच्छा यस लगेगा ES लगेगा, बताओ इसमें लगेगा कुछ, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि रूल ही पढ़ाया है कि IUV दे में एस और यस नहीं लगता वर्ब के साथ। तो बस फर्स्ट फॉर्म ले लो, वी प्ले, क्या लिखना है, क्या खेलता है वो, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, तो क्रिकेट ले लो भाई। क्रिकेट की स्पेलिंग बताओ यार, हमें तो नहीं आती, तुम लोग बताओ यार। CRICET, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, झिंगुर वाली मत ले लेना, हाँ स्पेलिंग देख लेना भाई, चेक कर लेना, गलती हो तो माफ करना, ठीक है। मेरा काम आपको समझाना है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ टीचर भी तो इंसान ही है यार, गलती हो सकती है। वह अपना, हाँ टीचर भगवान हो गया, उसको गॉड बना दो, चलो गॉड ही बना दो, कोई बात नहीं। वह अपना खेत जोतता है। अब देखो किसमें आ रहा है, इसमें कि इसमें, इस वाले, क्या करोगे, देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, और जोतता जो है ये क्या है, वर्ब, और खेत किसका है, ऑब्जेक्ट है ये। अच्छा चलिए बताइए क्या क्या बनेगा, ही प्लो, PLOUGH, प्लो की खाली स्पेलिंग ये हो गई। अब यस और यस तो लगेगा, तो क्या करोगे, ही प्लोस, ES है ना, ES लगाओगे खाली, ही प्लोस,
ही प्लस, अब क्या करोगे, आगे क्या करोगे, हिज किसका, उसका फील्ड जोतता है, वह अपना खेत जोतता है, हिज आएगा, क्यों, उसका ही है ना, हिज, वेरी गुड, ही प्लस हिज फील्ड, सही है कि सेल्फ फील्ड होगा, सेल्फ क्यों नहीं आएगा, यहां पे सेल्फ क्यों नहीं आ रहा है, नहीं सुनने में पता नहीं, सेल्फ क्यों नहीं आ रहा है, जरा सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि सेल्फ क्यों नहीं लिख सकते यहाँ पे, इजी क्यों लगा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन होने चाहिए ना। चलिए वीडियो देखने वाले भी लोग शायद कमेंट करके बता दें, इंग्लिश का कोई ज्ञाता हो, टीचर हो, वो बता सकता है। चलिए राम प्रतिदिन, अगला सेंटेंस क्या करेंगे, इसको जरा समझते हैं। देखिए राम प्रतिदिन अपनी पुस्तक पढ़ता है, क्या बनाएंगे इसको, राम, राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और पढ़ता क्या है, वर्ब, क्या चीज बेटा, वह अपना खेत जोतता है, रोज रोज जोतता है, कहा रोज लिखा है, जबरदस्ती लगाओगे क्या है, गर्मी के सीजन में बनियान पहन लो, बहुत है, ऊपर से टी शर्ट डाल लो, कि कोट पहनना जरूरी है कि अंदर से छाले निकल आए बड़े बड़े, शो ऑफ करने के लिए हम गुंडा है ना, तो गुंडाई नहीं दिखानी है, रूल है, रूल से चलेंगे, ठीक है। राम प्रतिदिन अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो राम सबसे पहले आया। अच्छा राम क्या है ये मेरा बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब भी नाम आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट बोलने की आजाद बना लो, बिल्कुल याद कर लो, आपको आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, राम क्या है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, गला बैठा है क्या, ठंडे पानी का मजा मिला ना, ठंडा पानी ना पीना, देखो राम, राम है ना यहाँ पे, अब समझो, अब राम, अब देखिए यहाँ पे पढ़ता है, यानी राम रीड, रीड कर रहा है, तो रीड में क्या करेंगे, ईएस, राम रीड्स, हाँ क्या बनेगा, ईएस क्यों नहीं लगा, ईएस क्यों नहीं लगा, बताइए कमेंट बॉक्स में, इसको आप बताइए कि ईएस क्यों नहीं लगा, राम रीड्स क्यों लिखा गया, राम रीड्स, अभी बाद में आपको सिंप्लीफाई कर देंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे छोटा सा रीजन है, सिली सा रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आने वाली वीडियो में जरूर मिलेगा, देखते रहिए। राम रीड्स क्या पढ़ता है, न्यूज़पेपर, अपनी पुस्तक, हिज बुक, और कब कब पढ़ता है, 15 दिन बाद, एवरीडे, एवरीडे है ना, तो आप कॉमा नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे AVERY, एवरी और डे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस ट्राई करते हैं, क्या बनेगा, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, वी, अब देखो इसमें गोज नहीं कर सकते, क्योंकि गो में अगर ईएस लगाया तो रूल नंबर 2 कट जाएगा मेरा, उसमें कहा गया है सॉरी ईएस नहीं लगाना है, क्योंकि हम इस वाले में आ रहा है, वी वाले में, तो वी गो टू स्कूल, स्कूल डेली या एवरीडे, है ना, एवरीडे ही वाले भर भर के मिले हैं ना। आगे चलते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, देखो ये अलमाइटी ट्रुथ है ये, ठीक है, तो द सन, सन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, बहुत सारे सन दिखते हैं आपको सुबह से उठने के बाद, हमको लगता होगा 10-15 सूरज तो आपको दिख जाते होंगे आसमान में, ठीक है, हमें तो एक ही दिखता है फिलहाल, आप लोग को कुछ हो सकता है 4-5 दिखते होंगे इधर सूरज, है ना, सुबह उठते ही छत पे जाते होंगे तो सूरज दिखते होंगे, है ना, समझ रहे हैं ना। आगे चल, हाँ सूरज ज्यादा मत देखना, आंखें अंधी हो सकती हैं। द सन, देखिए एक बात समझिए, जो कि इंडिविजुअल हो और कुछ बड़ा हो, उसके अलावा वैसा कोई ना हो तो जरूर दा जरूर लगाइएगा, उसको सम्मान दीजिएगा, है ना, तो द सन राइजेस, या द सनराइज, राइजेस आएगा, RISI, स्पेलिंग क्या होगी, RISIES, हाँ हाँ, स्पेलिंग कौन सही करेगा, अरे रुक जाओ यार, एक लोग को करेक्ट करने दो यार, हम जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पता चले कौन कितना इंग्लिश में तेज है, जरा बताओ स्पेलिंग, RIS, ये है RISES, इसको क्या पढ़ते हैं, राइजेस, तो स्पेलिंग मत गलत करना, स्पेलिंग किसी से गलत हो सकती है, आपसे हमसे किसी से भी, तो ध्यान से पढ़िए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, डायरेक्शन कौन सी ले रहा है वो, इन, हैं क्या चीज, फ्रॉम क्यों लगाओगे, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अभी बताएंगे प्रीपोजिशन में इसके बारे में आपको, ईस्ट की स्पेलिंग, हाँ इन द ईस्ट, इन
इन मतलब नीचे से निकलना, निकलता है भैया। वैसे धरती निकलती कि सन निकलता है तो भगवान जाने, साइंस में आपको बता देंगे, फिलहाल टेंशन नहीं लेने का, साइंस का टीचर भी मैं हूं तो आपको भी समझा दूंगा, है ना। असल में सन को माना जाता है कि सन स्टेबल है और पृथ्वी क्या कर रही है, उसका घूम रही है, सराउंड उसके क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। और दो रिवॉल्वेशन है उसके, एक तो एक्सेस पर है और एक सन के चारों तरफ है, मतलब अपने एक्सेस पर भी ऐसे ऐसे घूम रही है और प्लस ऐसे भी घूम रही है। तो दोनों चीजें वो मैं आपको ज्योग्राफी में समझाऊंगा, बात की बात है, ठीक है, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो पहले इसको समझते, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो फ्रॉम मत लगा देना, अपने मन चाहिए फिर इंग्लिश पद बनाइए, ठीक है। किसान खेत जोतते हैं, अब किसान सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है कि प्लूरल में आ रहा है, किसान खेत जोतते हैं, देखो जरा वर्ड पे ध्यान दीजिए। तो एक चीज समझो, किसान क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल है? कैसे है? तो एक किसान के लिए क्या कहा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा, है ना। तो क्या करोगे, द फार्मर लिखे या खाली फार्मर लिखे, हैं? द फार्मर यार सम्मानित पर्सन है, जय जवान जय किसान। किसान नहीं होगा रोटी कहां से खाओगे, चावल कहां से खाओगे, उसको सम्मान दो भाई। द फार्मर, द फार्मर, FORMER। हाँ मैं जानता था आप करेक्ट करोगे, समझदार बच्चे हैं ना हमारी कोचिंग में। FAR फार्मर है, फोर्मर नहीं है। मैंने जानबूझ ऐसा किया देखे कौन सही करता है फार्मर की स्पेलिंग, फार्मर ए निकल के आ रहा है, FARMER। द फार्मर क्या लिखेंगे, हैं? प्लोज, प्लोज, PLOUGHES, प्लोज। आगे फील्ड, क्योंकि यहाँ पे अपना अपनी बात नहीं आई तो खाली हम फील्ड कर देंगे, हो सकता है पड़ोसी का जोत रहा हो, है ना, तो जैसा है वैसा बना लो। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, फिलहाल हम तो पढ़ाते हैं अंग्रेजी, तो द टीचर क्या लिखेंगे, द टीचर, द। अच्छा किसान खेत जोतते हैं, द फार्मर प्लोज, ये फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में आया इसलिए वहां पे ES आ गया, ठीक है। द टीचर, द टीचर टीच, टीच, द टीचर टीच, क्या चीज, द टीचर टीच, टीचर्स क्यों नहीं कर रहे हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो यहां पे एक अध्यापक है या 4-5 अध्यापक है, बताइए सेंटेंस क्या कह रहा है, अध्यापक यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे अध्यापक। तो अब बहुत सारे अगर अध्यापक हो गए तो यहाँ पर फिर ES तो लगेगा नहीं, खाली टीच रहेगा। तो द टीचर टीच इंग्लिश। बताइए समझ में आया या नहीं समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने कुछ यहाँ गाय के लिए कैपिटल लगाओगे, क्या जरूरत पड़ी हुई है, इंग्लिश में आप स्मॉल लेटर भी यूज करिए ना, सिर्फ यहाँ स्टार्टिंग का होता है यूज किया जाता है, सारे लेटर थोड़ी कैपिटल बना दोगे आप, है ना। वो भी हम आपको समझा देंगे कब कैपिटल, तो बाद में पढ़ाएंगे, आपको पंक्चुएशन पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अभी ज्यादा टेंशन लेगा, अभी नॉर्मल वे में समझने का, ठीक है। अभी मिस्टेक्स भी हो तो दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब ठीक होगा। तो ये हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या सीखा हम लोगों ने आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है, ठीक है। पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है कि किसी भी वाक्य या सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, ये जरूर लगा हुआ मिलेगा आपको। तो वो सेंटेंस कौन से हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो जाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या पढ़ा, ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या चीज ऐड ऑन होनी है, ES। और दूसरा रूल क्या पढ़ा, I you we they एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज यस और फर्स्ट फॉर्म का यूज तो करेंगे लेकिन एस और यस नहीं लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान से समझ के चलनी है, तो ठीक है, समझ में आया। उसमें किसी विशेष प्रकार का भी कुछ था क्या इसमें, इसके अलावा इतने ही थे ना, कुछ अलग से तो नहीं था। नेवर वाला पार्ट किस में आएगा, वो निगेटिव वाले में आएगा, ठीक है। तो कल हम इसी का आपके सामने क्या प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट। एक मिनट, कल हम इसमें जो प्रस्तुत करेंगे उसको समझिए। कल हम इसी में प्रस्तुत करेंगे आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। देखिए ऊपर के दोनों रूल सेम होने, बस इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे और हमारा देखेंगे टेंस पूरे बनते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन से,
है, फ्यूचर कहां से आ गया अभी, पास्ट का क्यों पढ़ेंगे अभी, निगेटिव, निगेटिव के बाद फिर इंट्रोगेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, ये सारे देखने हैं, बात समझिए, मतलब एक के अंदर के तो पहले सारे समझ लो, फिर तो पास्ट में जाएंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट में सब कुछ देखेंगे इसी तरीके से। तो इस तरीके से एक बड़ा चैप्टर है, प्रैक्टिस सेट बनेंगे, अच्छे खासे वीडियो इसमें आएंगे, धीमे धीमे आप इनको सीखते जाइए और एंजॉय करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, टिल देन बाय बाय, फिर मिलेंगे।